इस मूवी की स्टोरी एक कपल नोलन और सोफी की स्टोरी है और उन्हीं दोनों को दिखाते हुए मूवी स्टार्ट होती है। नोलन एक मैगजीन में एक फूड राइटर होता है और इस बार उसे एक न्यू आर्टिकल लिखने को कहा गया होता है जिसका टॉपिक होता है कि पहले ज़माने के लोग किस तरह से अपना फूड हंट करते थे और कैसे गैदर करते थे। यानी कि पहले ज़माने के लोग अपना खाना कैसे इकट्ठा करते थे, कहाँ से इकट्ठा करते थे और उसको किस तरह से सेव करते थे। नोलन एक बहुत ही अच्छा राइटर होता है और वो हमेशा अपने आर्टिकल्स एक्सपीरियंस बेस्ड लिखता है। इसलिए वो इस बार भी ये सोचता है कि वो आर्टिकल तभी अच्छा लिख सकता है जब उसको हंटिंग और गैदरिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि उसके मुताबिक हंट करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और पहले ज़माने के लोग ये डिफ़िकल्ट काम किस तरह से करते थे जब तक उसको इसका एक्सपीरियंस नहीं होता वो ये लिख नहीं पाता। इसलिए वो सोफ़ी को लेकर उसके गाँव चला जाता है। सोफ़ी नोलन की फियांसे होती है। सोफ़ी के ग्रैंडफादर एक बहुत अच्छे हंटर थे और सोफ़ी भी कोई बुरी हंटर नहीं थी। वो भी काफ़ी अच्छी हंटिंग करती थी, लेकिन आज से 10 साल पहले वो हंटिंग छोड़ चुकी थी, जिसका कारण सोफ़ी बताती है कि सोफ़ी ने एक बार हंट करने के दौरान एक डियर की आंखों में देख लिया था और उसकी आंखों में जो दुख था, जो परेशानी थी, वो सोफ़ी देख नहीं पाई और उसके बाद से उसने हंट करना छोड़ दिया और आज तक उसने कभी भी हंट नहीं किया था। इवन के वो अब वेज खाती भी नहीं थी और नॉन वेजिटेरियन बन चुकी थी। इसीलिए सोफ़ी को हंटिंग का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन वो ये सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन अपने फियांसे नोलन के लिए वो उसके साथ गाँव आ चुकी थी और वहाँ पर उसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड काई को बुला लिया था। काई एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हंटर होता है और वो सोफ़ी के कहने पर वहाँ आ जाता है। काई वहाँ आते ही नोलन को हंट करने की टेक्निक सिखाता है और उसको सबसे पहले एक एरो शूट करना सिखाता है ताकि वो एरो शूट करके हंट कर सके। नोलन सब सीख तो रहा था, लेकिन शिकार करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन नोलन के पास इतना समय नहीं था क्योंकि नोलन को अगले दिन ही शिकार चाहिए होता है। इसलिए काई उसको राइफल चलाना सिखाता है ताकि राइफल से वो आसानी से और जल्दी सीख कर शिकार कर सके। काई और नोलन इसी सारी प्रैक्टिस में मगन थे और काई काफ़ी अच्छे से राइफल चलाना सीख चुका था और वो काफ़ी अच्छे निशाने लेने लगा था। दोनों इस प्रैक्टिस के बीच में काफ़ी बातें भी कर रहे थे, लेकिन काई की बातों का सिर्फ एक ही टॉपिक था और वो टॉपिक था सोफ़ी। यानी कि कायल सोफ़ी के अलावा किसी और चीज़ पर बात नहीं करना चाहता था। कायल सोफ़ी को ही डिस्कस कर रहा था कि वो सोफ़ी का बहुत ख्याल करता है और वो सोफ़ी के लिए कुछ भी कर सकता है और सोफ़ी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो सोफ़ी के लिए ही यहाँ पर आया है। नाइक बार बार सोफ़ी का जिक्र सुनकर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि सोफ़ी उसकी फियांसे होती है और अपने फियांसे के बारे में किसी और से इस तरह की बातें सुनना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ सोफ़ी की बात करें तो सोफ़ी भी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड कायल से काफ़ी समय बाद मिली थी, इसलिए वो भी नोलन को इग्नोर करके कायल के साथ ही ज़्यादा समय बिता रही थी। ये सब देखते हुए नोलन काफ़ी एंग्री हो जाता है और वहाँ से उठकर रूम में चला जाता है। सोफ़ी नोलन को ही डांट देता है और उसे कहता है कि कायल यहाँ पर अकेला क्यों आया है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भी आ सकता था। जबकि सोफ़ी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ही कायल को बुलाया है और वो नोलन के काम के लिए ही यहाँ आया है, पर अगर वो लोग भी उसे कंपनी नहीं देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। ये सब कहते ही सोफ़ी बाहर चली जाती है और नोलन को भी अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और वो बाहर आ जाता है और वो सोफ़ी से अपोलोजाइज कर लेता है। अभी वो इस बारे में कोई और बात करते ही कि वहाँ पर कायल आ जाता है और नोलन एक बार फिर से कमरे में चला जाता है। कायल ये सब देखकर सोफ़ी से बात करना शुरू करता है और उसको बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। लेकिन कायल जिस अंदाज में सोफ़ी से बात कर रहा होता है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो सोफ़ी को पसंद करता है और ये सब कुछ नोलन भी देख रहा होता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऑल्दो नेक्स्ट मॉर्निंग वो हंटिंग के लिए निकलते हैं। कायल की गाड़ी पर बैठकर दोनों निकल गए और लोकेशन पर पहुंचकर आगे पैदल चलने लगे जिसमें नोलन की सांस फूल रही थी। थोड़ा आराम करने बैठे तो उसने कल रात के लिए कायल को सॉरी बोल दिया और साथ में थैंक्स भी बोला कि मेरे लिए तुम इतना सब कर रहे हो। फिर दोनों ने और आगे बढ़ना शुरू किया तो कुछ ही दूरी पर उन्हें एक हिरन दिखाई दे गई। नोलन के पास मौका था लेकिन वो गोली चला ही नहीं पाया, इतनी हिम्मत जुटाई नहीं पा रहा था कि किसी की जान ले सके। अब उसे सोफ़ी की दुविधा समझ आ रही थी और कायल तो जिस काम के लिए आया था वो उसे कर नहीं था, फिर हिरन को ढेर कर दिया। लेकिन तभी कायल को पास ही में एक और हिरन दिख गई। उसे मारने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी कायल ने राइफल छीन कर जल्दी से उसे गोली मार दी। गोली हिरन को लग गई थी लेकिन वहाँ पर नहीं जहाँ पर कायल चाहता था। वो हिरन भाग निकली थी। कायल ने खून के निशानों का पीछा किया लेकिन थोड़ी दूर जाते सारे ट्रैक्स खत्म हो गए। इससे कायल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया।
ऊपर से नोलन चिल्लाए जा रहा था कि वापस चलो। उस हिरन की सफरिंग एंड करने दोनों वापस गए तो जाते ही सुन हो गए, क्योंकि एक भेड़िया उस हिरन को खा रहा था। इस एरिया में काइल को पहले कभी कोई भेड़िया नहीं दिखा, लेकिन वो कई साल पुरानी बात हो गई। अब काइल एकदम शांत खड़ा था, लेकिन नोलन के पसीने छूट रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वो भागने की तैयारी में था, पर काइल ने उसे बोल दिया कि भूल कर भी हिलना मत। काइल खुद गन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बो के अंदर अटक रही थी और नोलन से इतना सब्र नहीं हुआ। उसे तो एक एक पल भारी हो रहा था, इसलिए वो सीधा गन के ऊपर झपट पड़ा, जिस वजह से भेड़िए ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब भेड़िया उसे नोच रहा था और वो बस काइल का नाम चिल्ला रहा था। काइल ने जल्दी से गन उठाकर लोड की और तब वो देखता है कि आसपास दो भेड़िए और मंडरा रहे थे। उसने गोली मारकर अटैक करने वाले भेड़िए को भगा दिया, फिर एक और गोली चलाई तो बाकी दोनों भी भाग गए। अब नोलन उससे मदद मांग रहा था, लेकिन वो खुद पैनिक में था। काइल बिना उसकी कोई मदद किए चुपचाप उसे तड़पता हुआ छोड़कर वहां से भाग निकला। नोलन रिक्वेस्ट करता रहा, पर वो रुका नहीं। भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचा, फिर गाड़ी लेकर सीधा कैबिन पर। मौत को इतनी पास से देख कर आया है, इसलिए उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ऊपर से नोलन का जो हाल हुआ वो भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, और अभी तो सोफी को जवाब भी देना है। उसे क्या बोलेगा ये भी समझ नहीं आ रहा। जैसे तैसे हिम्मत करके सोफी के सामने गया और उसे बता दिया कि भेड़िए ने नोलन को नोच डाला। मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी बातें सुनकर सोफी के भी होश उड़ गए। मन में तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसने बस इतना पूछा कि नोलन जिंदा है या नहीं। काइल ने बोला पता नहीं, तूने बचाने की कोशिश की लेकिन तुझे पता नहीं। जो कुछ वो बोल रहा था उसकी वजह से सोफी उससे लड़ सकती थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था। चाकू, कंपास और तीर कमान उठाकर वो कैबिन से निकल गई। अपनी बाइक लेकर वो नोलन को ढूंढने जा रही थी, और काइल बोल रहा था कि मैं दोबारा उस जगह पर नहीं जाऊंगा। तो सोफी बोली कि जाना तो पड़ेगा, तू ही बताएगा उसे कहाँ छोड़कर आया। तो मजबूरन काइल को भी साथ चलना पड़ा। लोकेशन पर पहुंचते ही सोफी ने पूरे एरिया को छानना शुरू कर दिया। हालांकि ये लोकेशन थोड़ी अलग लग रही है। इधर नोलन बेहोश पड़ा था और जैसे ही होश में आया कंपास के सहारे गिरता पड़ता आगे बढ़ने लगा। इधर ये दोनों भटकते हुए उस हिरन तक पहुंच गए जिसे काइल ने गोली मारी थी, और उस हिरन को देखकर सोफी के मन में कई सारे सवाल आ गए, क्योंकि काइल ने बोला था कि मैं निशाना चूक गया था। और सोफी को ऐसा लग रहा था कि कोई भेड़िया है ही नहीं। काइल ने ही नोलन के साथ कुछ किया है, क्या पता ये खुद ही नोलन के ऊपर अटैक करके उसे मरने के लिए छोड़ आया ताकि सोफी इसकी हो जाए। ये डाउट तो अब हमारे मन में भी आ रहा है कि वे कल रात काफी कुछ हो गया था, और अब भी जब सोफी ने उसके सामने इतने सवाल खड़े कर दिए, उस पे आरोप लगा दिए, तब भी जवाब में उसने बस इतना बोला कि नोलन तुम्हारे लायक नहीं है। नोलन जंगल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये खुद उसे मरने के लिए छोड़ कर आया। अब सोफी पागलों की तरह उसे ढूंढ रही है और ये बोल रहा है कि उसे भूल जाओ, शक तो हो गई। अब सोफी ज्यादा बहस क्या करती, उसके मुंह पे पंच मार के वो आगे बढ़ गई और आगे। अब जंगल में चलते हुए उसी भेड़ियों के कदमों के निशान नजर आए। वो समझ गई कि ये गरीब ही कहीं नोलन होगा। थोड़ी देर बाद उसे नोलन भी मिल गया। नोलन शदीद जख्मी था। इससे पहले कि वो नोलन की मदद करती, उसका अपना ही बाइक लड़खड़ा आ जाता है। बाइक नोलन को भी हिट कर सकता था, लेकिन सोफी ने नोलन को बचाने के लिए बाइक की डायरेक्शन मोड़ दी और उसका बाइक इस तरह एक दरख्त से टकरा कर क्रैश हो गया, और ऐसी वो खुद भी जख्मी हो गई। यहाँ काइल जो दूरी जंगल में मौजूद था, उसके सामने भी अब भेड़िए आ जाते हैं। भेड़िए उसे खौफनाक नजरों से दिख रहे थे। काइल अपने आप को बचाने के लिए फौरन ही राइफल निकालता है, लेकिन उसकी बदकिस्मत थी कि उसे पता चला राइफल में गोलियां नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए वो तीर कमान निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िए के ऊपर हमला करता, भेड़िए ने ही उसके ऊपर बुरी तरह हमला कर दिया। दूसरी तरफ सोफी जो कि बाइक से गिर गई थी, वो बेहोश हो चुकी थी, और जैसे ही उसके ऊपर होश आया, एक भेड़िया उसके ऊपर हमला कर नहीं पाना था, लेकिन तेजी से उसने अपना करीब पड़ा हुआ चाकू उठा लिया। वो भेड़िए के ऊपर वार कर ही रही थी कि ढलान से लुढ़क कर वो नीचे गिर गई, और इस मरतबा उसे बहुत बुरी चोट आई थी। उसका हाथ पूरी तरह टूटकर मुड़ चुका था। उसके पास इस वक्त सिर्फ तीर कमान थे अपने आप को इन भेड़ियों से बचाने के लिए, लेकिन दायां हाथ टूटने की वजह से वो तीर कमान चला भी नहीं सकती थी। वो यही सब सोच रही थी कि उसके सामने एक और भेड़िया आ गया। वो हिम्मत करती है और अपने हाथ को खुद ही सीधा करते हुए एक कमान चलाती है, लेकिन टूटा हाथ होने की वजह से निशाना सही नहीं लगता और भेड़िया उसके बहुत करीब आ जाता है। तभी वो नीचे से एक तीर उठाकर हिरे के अंदर स्टैब कर देती है और उससे बच जाती है। मुश्किल से हिम्मत करते हुए अब वो जंगल के किनारे तक आई, जहाँ आकर उसने देखा कि नोलन खुद ही अपनी मदद करते हुए यहाँ तक आ गया था। वो नोलन को सहारा देकर उठाती है और अपनी गाड़ी की तरफ लेकर चलती है, जो काइल उसके साथ लेकर यहाँ आया था। ये लोग जब उस गाड़ी के पास पहुंचे तो काइल को देखकर शौक हो गए, क्योंकि भेड़ियों ने उसका बुरा हाल कर दिया था। उसका आधा मुंह तक भेड़ियों ने खा लिया था और वो मर चुका था। नहीं देखकर सोफी को रोना तो बहुत आता है, लेकिन वो यहाँ रुक नहीं सकती थी, क्योंकि 17 भेड़ियों का भी टला नहीं था। वो नीचे से फ्यूल कैन उठाती है और गाड़ी में फ्यूल पाते हुए वो नोलन को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाती है, और इसी के साथ ही कहानी यही खत्म हो जाती है।